लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भाई सर एग्जाम इस बार ऑफलाइन होगा क्या। अभी तक बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। आज भी 2-3 लोगों का मैसेज मेरे फोन में आया, व्हाट्सएप आया, जिसमें ये पूछा गया कि सर एग्जाम ऑफलाइन होगा क्या। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस बार एग्जाम ऑफलाइन होने जा रहा है, जैसे पहले होता था। हालांकि पहले वाले एग्जाम में आप लोग नहीं अपियर होते होंगे, 17 तक तो ऑफलाइन ही होता था। 2017 तक एग्जाम ऑफलाइन ही होता था, 18 से ऑनलाइन होने लग गया। तो इस बार फिर से कई सरकार ने अपने डिसीजन को वापस लेते हुए जो पुरानी पद्धति थी ऑफलाइन एग्जाम, पेन पेपर मोड, ओएमआर से, तो उस तरह से एग्जाम होगा। यानी जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, करीब 15-20 पन्ने का, है ना। 15 to 20 पेजेस होंगे उसमें, और 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन, है ना। ऐसा हो सकता है कि पेपर 1 आपको अलग मिले, पेपर 2 अलग मिले, और ज्यादा चांसेस इसके हैं कि एक ही साथ आपको 15-20 पन्ने का एक क्वेश्चन पेपर मिले जिसमें 150 क्वेश्चन, यानी पहले पेपर 1 और फिर पेपर 2, ऐसा भी आपको हो सकता है। तो डिपेंड करता है, हो सकता है पेपर 1 अलग आपको दे 50 क्वेश्चन का, 4-5 पन्ने का, फिर पेपर 2 अलग से दे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ओएमआर पे भरो, या एक साथ भी हो सकता है बाइंड करके आपको दे दे। और आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है। क्वेश्चन में मान लीजिए 4 ऑप्शन आपका रहेगा, उसमें जो भी आपको ठीक लगे उसको ओएमआर पे क्या करना है, बिल्कुल उसको यू नो उसको क्या करना है, ड्रॉ उस पे, मतलब फिल कर देना उसको। जैसे ABCD 4 ऑप्शन होता है, तो आपको लग रहा है कि बी ठीक है, तो बी को क्या करना है, पूरा कलर कर देना है। मतलब इतना कर देना है कि वो दिखे ही ना। जैसे बी, ऑप्शन बी लिखा हुआ है ना, उसको पूरा एकदम यू कैन से कलर कर दीजिए पेन से, जो आपका ब्लैक और ब्लैक या ब्लू जो भी पेन आप यूज करेंगे उससे बिल्कुल उसको कर देना है। ऐसे ही आपको 150, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, ये बात है, फिर इसमें बहुत टाइम लगता है बहुत। कंसंट्रेशन भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाँ? बी की जगह सी हो गया गलती से तो फिर तो गया क्वेश्चन। नहीं, आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं, बी की जगह सी क्यों होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सी की जगह बी हो जाए, यानी आपका करेक्ट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन में, कि होना था सी लेकिन हो गया बी। ऐसा भी तो हो सकता है, संभावनाएं दोनों तरफ से बनती है ना। संभावनाएं मान लीजिए। तो उल्टा हाँ होता है। नहीं सर, ये बनता तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, सही किए क्वेश्चन गलत पे हो जाते हैं, पता नहीं चलता एकदम से। जो एक आधा क्वेश्चन आप बीच में नहीं करते, इसकी वजह से हो जाता है। उसमें उसमें देखिए एक चीज आप लोग कर लीजिएगा, जैसे स्टेशनरी की जो दुकान होती है ना, जिसमें पेन पेपर कॉपीज वगैरह हम लोग लेने जाते हैं, उसको जाकर के ओएमआर सीट उसको वो दे देगा आपको। जो स्टेशनरी का दुकान है आपके शहर में, उससे जाकर के आप ओएमआर सीट ले लीजिएगा, मतलब परचेज कर लीजिएगा, 2-4-5 रुपए का आता होगा ये। तो ऐसा 2-3 ओएमआर सीट पहले से ही, है ना, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता है। और अगर आपके स्टेशनरी पे ना मिले तो ऑनलाइन अभी ऑर्डर कर दीजिए, बहुत सस्ता होगा, बहुत महंगा तो नहीं होगा ओएमआर सीट। ऐसा 5-10 मंगा लीजिए और उसको सर अपने घर 30 पे रुपए का प्रैक्टिस कर मिलता लीजिए। है। हाँ, 30 रुपए का मिलता है सर। जितना भी रुपए का मिलता है वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा 4-5 ओएमआर सीट मंगा के, और बस उस पे क्या करना है, प्रैक्टिस कर लीजिए ना। अभी क्या दिक्कत है, 2 से 3 ओएमआर सीट पे अगर आप 150 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो तब तो कोई गलती का चांस ही नहीं है दोस्तों। ऐसा कर लीजिए आप। सर आंसर की सर अगर प्रैक्टिस कर ले तो भरने में तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आंसर श्योर रहेगा तो वो अपने आप ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सर प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। सर मैं ये पूछ रही थी कि मान लीजिए अगर 1 घंटा का समय दिया पेपर 1 में, कि 1 घंटा के अंदर उसको जमा ले लिया और फिर दूसरा पेपर दिया, तो इस समय अगर ऐसा हो 1 घंटा का ही समय है, तो हम क्या करेंगे, मैथ जो है, रीजनिंग है, मतलब जिसे हमें ज्यादा समय लग रहा है जिन चीजों को करने में, तो उन्हें क्या छोड़ के पहले जो हमारे लिए आसान है वो करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैम ऐसा होगा ही नहीं। आपको 3 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा, ये लिखा हुआ है नहीं नोटिफिकेशन में। सर, आपको थ्री पहले आवर्स ऑफलाइन में ठीक है ऐसा ही सर, होता तो था। ठीक है। सर पहले ऐसे ही होता था, फर्स्ट पेपर देते थे, 1 घंटे बाद में वो लेके और फिर सेकंड पेपर देते थे। अब भी उनका ये नहीं पता, पहले ऑफलाइन में। तो पहले सेकेंड के बाद थर्ड पेपर भी होता था ना मैम। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर भी होता था। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन, मैम सेकेंड पेपर में ऐसा 50 क्वेश्चन, उसमें थर्ड सब पेपर में। ब्रेक होता था, जब 3 पेपर होते थे ना, उसमें तो ब्रेक था, जिससे आधे आधे घंटे का, फिर 2 पेपर में निकलते थे ना सेकंड टाइम में। अब इन्होंने ऐसे ही किया था। 30 मिनट का होता था। सर वेस्ट पहले बंगाल स्टेट में अभी
नियम है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, पर पेपर 1 1 घंटे में ले लेते हैं और फिर पेपर 2 2 घंटे बाद, उसे लेने के बाद पेपर 2 देते हैं। ऑफलाइन ही होता है सर। यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा मैम, आपको पेपर भले ही वो अलग अलग दे, बट पूरे 3 घंटे बाद ही लेगा आपसे वो। 3 घंटे बाद आप अपने मन के अकॉर्डिंग दोगे। 3 आवर्स का टाइम है, 3 आवर्स में आपको चाहे पेपर 1 पहले करना है तो वो करिए, कई लोग पेपर 2 पहले करते हैं, वो आपके ऊपर है। 3 घंटे के बाद आपसे दोनों पेपर वो ले लेंगे, है ना, जो इन्विजिलेटर आएंगे वो ले लेंगे आपसे दोनों पेपर। ऐसा यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं होगा। एक साथ आपको 3 घंटा मिलेगा, उस 3 घंटे को आपको देखना है कि कैसे आपने यूटिलाइज करना है। पेपर 1 पहले करिए, पेपर 2 पहले करिए, और पेपर 1 में पहले डेटा इंटरप्रिटेशन करना है कि रीजनिंग करना है या कॉम्प्रिहेंशन करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपका विषय रहेगा, मतलब सिलेक्शन आपके ऊपर रहेगा। तो क्योंकि आपका टाइम है ना, 3 घंटे में आपको कैसे करना है। क्या, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस, फिर आगे की बात क्लास के बाद करेंगे ना, क्लास के बाद हम लोग बात करेंगे। तो कल कल वैसे संडे है, तो कल मॉर्निंग में भी हम क्लास करेंगे ना, सुबह 10 बजे हम लोग मिलेंगे ना। तो कल सुबह मतलब हमें मिलना है, मॉर्निंग में भी 10 o'clock पे हम पढ़ेंगे। तो अभी का जो हमारा विषय है गाइस, मैंने आपको क्या बोला कि अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरणीय समझौते, यानी इन्वायरमेंटल कॉन्वेंशन। मैं आपको गाइस कई बार बता चुका हूं कि पिछले, आप ये लगा लीजिए कि पिछले 100 साल में, 100 ईयर में मान लो, क्योंकि 2024 चल रहा है, तो 1924 ऐसा पिछले 100 साल का आप लगभग मान लो कि इन्वायरमेंट में काफी डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। यानी जहां पहले पर्यावरण ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं था, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं था, आराम से पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना, स्पेसीज, जानवर, मनुष्य सब अपने अकॉर्डिंग रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट 70 ईयर्स में, लास्ट 100 ईयर में इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट का हरेसमेंट हमने बड़े लेवल पे किया है, मास स्केल पे किया है। हमने पेड़ काटे हैं, हमने नदियों को गंदा किया है, तालाब को गंदा किया है, हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, पानी को जो वाटर का जो फ्लो है, मतलब कई तरह की ऐसी दिक्कतें हैं गई जिस वजह से पर्यावरण में मतलब एक ड्रास्टिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तापमान में आप वृद्धि देख ही रहे हैं। अभी तो गर्मी का सीजन है, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं पे टेम्परेचर इस बार 50 भी प्लस चला गया इंडिया में, दिल्ली में 52 डिग्री, 53 डिग्री, 51 डिग्री, जो कभी नहीं जाता था वो इस बार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और ये कोई आज से नहीं, पिछले 60-70 सालों से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी 1960s के बाद से ही इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये हालात बनेंगे आने वाले समय में, अगर हम मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता नहीं आती है, हम इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सजग और बहुत ज्यादा आप कह लो कि इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, तो ऐसी स्थिति जो आज आप देख रहे हो ये होना ही है, ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। तो इसको लेकर के गाइस जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे कई तरह के अग्रीमेंट्स, कई तरह के समझौते किए गए हैं, पहले भी किए गए हैं, और अभी भी जरूरत के हिसाब से जब जब रिक्वायरमेंट होता है तो मीटिंग्स होती है, यूएन के द्वारा उसको स्पॉन्सर किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसका जो पूरा व्यवस्था है वो देखता है, सभी का मीटिंग्स बुलाता है, सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे भारत हो, चाहे जर्मनी हो, पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हर देश से जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो यूएन की बैठक में जाते हैं, वहां बैठ करके चर्चा होता है, परिचर्चा होता है, कई तरह के डिस्कशंस होते हैं, सब लोग अपने देश की गाथा वहां पे गाते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है इस पे भी विचार विमर्श होता है। और उसके बाद यूएन कहीं ना कहीं अपना एक मान लीजिए कि प्रिकॉशंस के लिए कई तरह की बातें कंट्रीज को बताता है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो आगे जाकर के जो है पर्यावरण का संरक्षण, यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फ्लोरा फोना को भी हम बचा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिसको लेकर के भारत भी काम कर रहा है, विश्व के तमाम देश काम कर रहे हैं। तो पर्यावरणीय समझौते यानी इन्वायरमेंटल कॉन्वेंशन का मतलब ये है कि पूरे वैश्विक स्तर पे यानी वर्ल्ड यानी ग्लोबल लेवल पे किस किस तरह के अग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि भारत भी विश्व का हिस्सा है। और इन्वायरमेंट एक ऐसा विषय है गाइस जो एक देश तक सीमित नहीं है। अगर भारत में प्रदूषण बढ़ेगा तो चाइना भी प्रभावित होगा, चाइना में पॉल्यूशन बढ़ेगा तो मान लीजिए कि अफगानिस्तान या मान लीजिए वियतनाम भी प्रभावित होगा, क्योंकि नेचर तो बाउंड्री नहीं देखता ना। नेचर को क्या पता कि भैया ये भारत है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, उसको तो नहीं पता ना। अगर आपका प्रदूषण किसी एक देश में होगा, पास वाला देश भी प्रभावित होगा।
इसको लेकर के गाइस पर्यावरण के ऊपर एक सघन प्रयास, एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगाना जो है अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय समझौते, यानी किस किस तरह के समझौते जो है हमारे को देखने के लिए मिलता है ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी पर्यावरण को कैसे भी बचाओ। अब तो ये स्थिति आ गई ना डू और डाई की। अब तो गाइस जो सिचुएशन है ना, ये तो डू और डाई की है, माने करो या मरो, ये स्थिति उत्पन्न हो गई अब तो। अगर गाइस अब हमने पर्यावरण को नहीं बचाया, अब हमने पेड़ नहीं लगाए, अब हमने पेड़ों की रक्षा नहीं की, तो भैया अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब तो आप इस बार देखो ना, अभी तो समर्स चल रहा है ना, परसों ही टेम्परेचर इतना हाई था, द डे बिफोर यस्टरडे। तो अब तो हमारे पास डू और डाई है, अगर अभी हम नहीं संभले तो वैसे भी हम हमारे अब धीरे धीरे देखोगे लोग मरने लग जाएंगे गर्मी की वजह से। अभी तक तो बेहोश ही हो रहे हैं, अभी तक तो बेहोश कई सारे बच्चे, कई यहाँ सारे पे बूढ़े मरे बुजुर्ग। भी- हाँ जी, सर यहाँ पे कुछ लोग मरे भी है गर्मी से। यस मैं सर, कह रहा हूँ यूपी में 52 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ गाइस कि कहीं ना कहीं ये जो खतरे की घंटी है वो लगातार बजती जा रही है। और अब कहीं ना कहीं गाइस हम लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, यानी हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, मतलब जो हमारा खतरा है उसके बॉर्डर पे, यानी ऊपर आसमान और नीचे खाई ऐसी स्थिति है। ऊपर उछलिएगा तो आसमान में जाइएगा, नीचे अगर गिर गए तो खाई में गिर के मर जाइएगा, वो वाली स्थिति अब कहीं ना कहीं पर्यावरण के संबंध में देखने को मिल रहा है। अब पीछे आने का कोई माने, अब हम लोग को गाइस स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो इन चीजों को देखते हुए 1986 में 1986 में पर्यावरणीय समझौता अधिनियम, हिंदी में इसको कहते हैं पर्यावरणीय समझौता अधिनियम 1986 करके एक एक्ट आया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको पास किया गया। क्योंकि भोपाल ट्रेजेडी आपको याद होगा, भोपाल में गाइस एक गैस ट्रेजेडी हुआ था जिसमें घुट घुट के कई लोग मर गए थे। कब हुआ था? 1983 के अराउंड, 1983 में गाइस भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत बड़ा ट्रेजेडी था भारत के इतिहास में। हजारों की संख्या में उसमें मजदूर लोग मारे गए, है ना। तो उसके बाद गाइस सरकार ने आर्टिकल 253 में थोड़ा संशोधन किया और पर्यावरणीय समझौता जो अधिनियम है इसको लागू कर दिया। यानी गाइस अब कई तरह के पनिशमेंट्स है। पहले क्या था कि आप कह लो कि पर्यावरण को लेकर के ना कोई सख्ती नहीं थी, सरकार कोई एक्शन नहीं लेता था। आपको जितना पेड़ काटना है काटिए, जितना आपको नदी को दूषित करना है करिए, जहां पे जो फेंकना है कूड़ा कचड़ा गंदा जहां जो फेंकना है फेंकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बट गाइस 1986 में ये जो आप कह लो पर्यावरणीय अधिनियम आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कहीं ना कहीं इस पे केंद्रित है, इस पे फोकस करता है कि भाई पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को खराब कर रहा है। हमारा फेफड़ा खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, हमको स्किन कैंसर हो रहा है, और भी तमाम तरह की बीमारियों से हम लगातार घिरते जा रहे हैं, परेशान हैं, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो गाइज इन सभी चीजों को देखते हुए पर्यावरणीय अधिनियम आया, जिसमें पहला था गाइज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो हमारा पर्यावरण अधिनियम आया 1986 का, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बोले गए। जैसे पहला बोला गया कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के स्तर पर क्लाइमेट चेंज पे भैया एक्शन प्लान बनाओ। तो गाइज अब आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट कोई भी काम करता है ना, उसमें एक इको फ्रेंडली करके एक वर्ड जुड़ता है। या हम कोई भी प्रोडक्ट है वो हम लोग देखोगे कि मार्केट में गाइज पिछले 20 और 10 ईयर्स में आप देखिए कि जो भी नया प्रोडक्ट आता है ना मार्केट में, वो देखिएगा इको फ्रेंडली पे जोर देता है कि भैया ये इको फ्रेंडली है कि नहीं है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी पर्यावरण के साथ ये दूषित तो नहीं करेगा पर्यावरण को। तो अब ये चीजें बहुत मायने रखने लग गई। अब आप देखिए ना पेट्रोल डीजल की गाड़ी धीरे धीरे घटती जा रही है। अब तो गाइज इलेक्ट्रिक स्कूटी आने लग गया, इलेक्ट्रिक कार आने लग गया, सोलर कार आने लग गया। मतलब विकल्प पे हम लोग फोकस कर रहे हैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स में कि विकल्प क्या है, पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का। या मान लीजिए पेड़ इतना कटता था, आपको पता है कि हम लोग जो कॉपी पे लिखते हैं, तो पहले तो गाइज ऑफलाइन एजुकेशन में कॉपी पेन ही चलता था ना, तो कॉपी में जो पेजेस आपके बनते हैं उसके लिए भी पेड़ का कटना जरूरी होता था। ऐसे में आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन को इतना प्रमोट किया कि हमारा कॉपी पेन का यूज 50% तक कम हो चुका है। अब तो हम लोग लैपटॉप पे मान लीजिए MS वर्ड पे काम करते हैं, नोटपैड पे काम करते हैं, MS एक्सेल पे काम करते हैं। तो कॉपी पेन का जो यूज है, जो कंजप्शन है, वो 50% से भी ज्यादा जो है कम हो गया।
तो कहीं ना कहीं पेड़ को भी बचाने के लिए तो ऐसे कई सारे गाइज इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि क्लाइमेट को कैसे बचाया जाए, है ना। और बहुत त्वरित, अब वो समय नहीं है कि अभी हम कोई काम करें जी और 25 साल बाद उसका रिजल्ट आए, ऐसा अब हमारे पास वक्त नहीं है। अब तो ऐसा समय आ गया कि डू और डाई का, जो मैंने कहा कि ऊपर आसमान और नीचे खाई, ऊपर भी आपका मृत्यु नीचे भी मृत्यु, क्योंकि अब पर्यावरण अपने अंतिम स्टेज पे है, बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, वेंटिलेटर पे है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसी स्थिति में पर्यावरण चल रहा है आज के टाइम पे। इतना प्रदूषण है, इतना एयर का क्वालिटी खराब है, मेट्रो सिटी से लेकर के छोटे छोटे शहर और कस्बों तक, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये स्थिति अब आ चुकी है। हर तरफ जल है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है, सब नाला बन चुका है। हमारे जो बड़े बड़े मेजर रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कोशी, गंडक, दामोदर, सब का सब नाला में कन्वर्ट करीब करीब होता दिख रहा है। तो ऐसे में गाइज हमारे को नेशनल एक्शन प्लान बनाना है, जिसमें पहला देखिए नेशनल सोलर मिशन, यानी राष्ट्रीय सौर मिशन करके एक है, जिसमें ये कहा गया कि भाई सूर्य से हम एनर्जी बनाएं। जैसे अभी क्या करते हैं हम लोग, समुद्र की खुदाई करते हैं, क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल निकलता है गाइज, हम और आप जो गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, जितना, या और भी पेट्रोल का बहुत यूज है, डीजल का यूज है, तो गाइज कई सारा तो समुद्र के नीचे से निकलता है। तो मान लीजिए कि हमने तो ओशन को भी नहीं छोड़ा, ओशन का भी एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, अम्लीकरण हो रहा है। तो ऐसे में गाइज हम आजकल सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि सूर्य से ऊर्जा बनाते हैं। और ये 2010 से ही गाइज ये इनिशिएटिव आ गया है। अब तो खैर बहुत ज्यादा प्रमोशन होने लग गया, सरकार सब्सिडी भी देती है। जो भी मान लीजिए सोलर का आप दुकान खोलिएगा या मान लीजिए सोलर का कोई बिजनेस करेगा, तो बैंक उसको सब्सिडी देता है, सरकार उसका पीठ भी थपथपाता है कि चलिए भैया आप सोलर का बिजनेस कर रहे हैं, इसी बहाने आपके शहर में लोग सोलर पैनल को परचेज करेंगे तो प्रमोशन होगा। तो सरकार भी कई तरह की सब्सिडीज वगैरह और कई तरह की व्यवस्था आपको देती है, ताकि सोलर का एक माहौल बने, एक विकल्प के तौर पे, है ना। इसके साथ साथ गाइस नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी गाइस देखो ऊर्जा से ही देश चलता है। इकोनॉमिक्स में एक परिभाषा है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि किसी भी देश को ये देखना है ना कि कोई देश कितना विकसित है। जैसे अमेरिका मान लीजिए सबसे डेवलप्ड है, तो कोई भी देश का डेवलपमेंट को मेजर करने का एक आसान तरीका क्या है? देखिए कि वो देश कितना एनर्जी कंजप्शन करता है। जो देश जितना एनर्जी कंजप्शन करेगा वो देश उतना विकसित होगा। क्यों? क्योंकि जिस देश में जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतना प्रोडक्शन होगा, उतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतना उत्पादन होगा, उतना सेल एंड परचेज होगा, उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, बेचोगे ज्यादा। तो गाइस एनर्जी तो हम रोक तो नहीं सकते ना, प्रदूषण हो रहा है वो ठीक बात है, लेकिन हमारे को एनर्जी पे हम फुल स्टॉप तो नहीं, हमें तो एनर्जी बनाना ही होगा, चाहे पेट्रोल से बनाओ, चाहे डीजल से बनाओ, चाहे केरोसिन से बनाओ, चाहे किसी से बनाओ। तो अब क्या है गाइस, हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि ऊर्जा तो बने, क्योंकि एनर्जी रहेगा तभी ना फैक्ट्री चलेगा, इंडस्ट्री चलेगा, स्कूल चलेगा, कॉलेज चलेगा, आपका घर चलेगा, तमाम तरह की चीजें, सब तो एनर्जी पे ही है। बट गाइस एनर्जी को जो बनाने का तरीका है क्या उसको हम बदल सकते हैं, ताकि सारी चीजें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी इन्वायरमेंट सेंट्रिक हो गया आप सब कुछ। सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो पहला वो पर्यावरण को रखती है केंद्र में कि भैया पर्यावरण को डैमेज मत करो। तो इससे क्या हो रहा है गाइस, एक लोगों में भी अवेयरनेस आ रहा है, पीपल अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस हो रहा है, ठीक है जी, ताकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है गाइस उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, यानी राष्ट्रीय एक जो है मिशन चलाया जा रहा है सस्टेनेबल हैबिटेट को लेकर के। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? वेयर वी लिव, वेयर वी लिव मतलब कि हम भी, और जहाँ पे मान लीजिए खास करके जो आपका स्पेसीज है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, हम हमारा आपका तो मान लीजिए कई तरह का सिस्टम बन ही जाता है हमारे आपको रहने के लिए। आज के टाइम पे मान लीजिए जमीन की दिक्कत हो गई तो हम और आप हवा में रहने लग गए, अपार्टमेंट कल्चर आ गया, फ्लैट कल्चर आ गया। पहले तो मेट्रो सिटीज में ही अपार्टमेंट और फ्लैट कल्चर था, अब तो छोटे छोटे गाँव में भी अपार्टमेंट बनता दिख रहा है। लोग अब वहां पे भी हवा में मान लीजिए सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जो है 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का घर खरीद के रह रहे हैं। जमीन नहीं है, हवा में घर है, फिर भी रह रहे हैं। तो इंसान तो अपना जुगाड़ बैठा ही लेता है, लेकिन गाइस जो आपका जानवर है, जो पशु है, जो पक्षी है, वाइल्ड स्पेसीज है,
तो उसके लिए गाइज आप कुछ करोगे ना, क्योंकि वो भी तो गाइज इकोलॉजी का पार्ट है, वो भी तो इकोसिस्टम का पार्ट है, पर्यावरण का पार्ट है, तो उसके लिए भी गाइज आपको सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए पिछले 10-20 सालों में 2010 के बाद से आप देखिए नए नए, मान लीजिए कि नेशनल पार्क्स बनना, सेंचुरी, जू, चिड़ियाघर कई जगह पे डेवलप किया जा रहा है। जो पुराने सेंचुरीज हैं यानी चिड़ियाघर है जहाँ पे जानवरों को उसको और डेवलप किया जा रहा है, वहां पे नए नए जानवर को हम लोग ला रहे हैं, बसा रहे हैं, कैसे संख्या बढ़े उस चीज की चिंता कर रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ गाइस मान लीजिए कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो माने प्रदूषण कैसे कम हो, क्योंकि इस पॉल्यूशन की वजह से आप देख रहे हो ना कई सारा स्पेसीज खत्म होता जा रहा है, कई सारा जानवर जो है वो इतिहास का पन्ना में दर्ज हो चुका है, कई सारे इंडेंजर्ड है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि भारत को तो बाघ का देश, शेर का देश, इंडिया में तो इंडिया की तो पहचान ही लायन था ना, या बाघ, शेर, शेरनी। ये तो आप इंडिया के जितने भी स्टोरीज हैं संस्कृत हिंदी का जो आप साहित्य पढ़ते हैं तो वहां आप देखते हैं बाघ शेर का काफी आप, क्योंकि भारत में बहुत था, इतना था कि यहाँ पे तो मतलब राजा की पहचान ही होती थी, कौन राजा कितना बाघ मार सकता है, कितना, जो जितना मारता था उसका उतना नाम होता था। एक एक राजा मान लीजिए हजार हजार बाघ मार देता था, इतना हंटिंग करता था, जो जितना बाघ मारता था उसका उतना नाम होता था देश में। और आज के टाइम में गाइस आप देखो गिनती का बाघ बचा है, गिनती का, आई थिंक 2 या 2,500 बाघ पूरे भारत में है अभी, वो भी सारे सेंचुरीज और जू में, वो रिजर्व में, वो भी घटता ही जा रहा है, उसका स्पेसीज बढ़ नहीं रहा। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि गाइस ये इकोलॉजी का पार्ट है ना, जैसे इंसान जितना जरूरत है इंसान का इस धरती पे, तो हमारे लिए पेड़ भी तो जरूरी है ना, हमारे लिए जानवर का भी रहना गाइस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसलिए गाइस आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट ये शुरू किया गया है। ऐसे ही गाइस नेशनल वाटर मिशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जल का संरक्षण कैसे हो, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है वो इक्विटेबल बेसिस पे हो। अब जैसे कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि हमारे भारत में एक शहर है चेन्नई, गई चेन्नई जो है ना वो एक स्मार्ट सिटी है, चेन्नई एक अल्ट्रा डेवलप्ड सिटी है। अब इतना डेवलप्ड है, मान लीजिए डेवलपमेंट का हम लोग मतलब क्या समझते हैं, हम लोग डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं जहाँ पे बिल्कुल एक अच्छी सड़क हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, बड़े बड़े इमारतें हो, बड़ा बड़ा मॉल हो, आइलेक्स हो, है ना, रेस्टोरेंट्स हो, और तमाम तरह की चीजें, इसको हम लोग डेवलप्ड और स्मार्ट सिटी मानते हैं कि हर चीज अवेलेबल है। बट गाइस एक रिसर्च में ये सामने आया कि अब चेन्नई शहर में 2000 फीट के तक भी पानी नहीं मिल रहा है। जैसे आप में से जितने भी लोग इस क्लास में हैं, मुझे लगता है करीब करीब सबके घर में बोरिंग तो होगा, या किसी के यहाँ पे मान लीजिए सरकारी वाटर आता होगा, सरकार नगर निगम वाला, बट मैक्सिमम लोग के यहाँ बोरिंग भी होगा मुझे लगता है। तो मान लीजिए गाइस हमारे आपके यहाँ पे बोरिंग होता है, जैसे मेरे यहाँ पे बोरिंग होगा, तो करीब करीब 250-300 फीट पे पानी मिल जाता है, 250 टू 300 फीट पे, 400 फीट पे पानी मिल जाता है, माने आप बोरिंग कराइएगा उतना तो इतना पे आपको पानी मिल जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा है, 400-500 फीट पे पानी मिलना बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूँ। चेन्नई में गई 2000 फीट पे भी अब पानी नहीं है, माने वहां पे पानी खत्म हो चुका है। उसका कारण ये बताया गया कि चेन्नई को इतना अच्छे से डेवलप किया गया ना पिछले 25-30 सालों में, कि वहां पे गाइस क्या है ना, हर जगह पे ना वो प्लास्टर वाला नहीं होता, कि पूरे शहर में ना हर जगह पे प्लास्टर कर दिया, माने कि वहां पे जमीन है ही नहीं, अगर मान लीजिए बारिश होती भी है ना, तो बारिश होगी गाइस तो मिट्टी रहेगा तब ना पानी नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर आपका बनेगा। वहां पे मान लीजिए पूरा आपके सड़क सड़क टाइप पूरा बना दिया, माने मिट्टी है ही नहीं कहीं शहर में, पूरा मतलब इतना डेवलप कर दिया कि कहीं पे मान लीजिए वो यू कैन से सॉइल दिखता ही नहीं है, पूरा का पूरा वो प्लास्टर कर दिया, सड़क बना दिया हर जगह। तो जिस वजह से वहां पे ग्राउंड वाटर एकदम 0/100 हो गया है। और ऐसा गाइस कई सारे शहरों में अब देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डेवलपमेंट करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, आप रोड बनाते हो, आप मॉल बनाते हो, सारी चीजें ठीक बात है, लेकिन गाइस साथ के साथ आप एक ऐसा एरिया भी तो छोड़ो ना जहाँ पे मान लो 50-100 पेड़ लगे, जहाँ पे गाइस पर्यावरण भी साथ के साथ रहे आपके साथ। सिर्फ आप सोचिएगा कि घर बन जाए, मॉल बन जाए, पेड़ का ठिकाना नहीं रहे, जो आजकल होता है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पेड़ पेड़ एक भी नहीं है, तो कैसे होगा। तो इसलिए नेशनल वाटर मिशन का मतलब है कि देश में जितनी भी जनता रहती है, चाहे वो राजस्थान में रहे, चाहे हरियाणा में रहे, पंजाब में रहे, चाहे जालंधर में रहे, रांची में रहे, चाहे रांची में रहे, चाहे आपका जो है पणजी में रहे, गोवा का राजधानी पणजी में रहे, सबको पानी इक्विटेबल बेस पे मिले,
तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी ठीक ठाक है, जैसे बिहार में पानी ठीक है, यूपी में पानी ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है ना, पानी ठीक ठाक मिल जाता है। और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नदी वगैरह है तो पानी मिल जाता है, बहुत कमी नहीं है, ठीक है, काम चलने लायक है। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है, जैसे राजस्थान। राजस्थान तो डेजर्ट एरिया है, तो पानी, गुजरात में भी पानी की दिक्कत है कई जगहों पे। तो गाइस कहने का मतलब है कि हमारे को पानी सबको देना होगा ना, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि आप पाइप के थ्रू हर जगह पे जो है पानी पहुंचाइए। तो वो नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है। और गाइस इसका एक और ध्येय है कि वाटर का हम कंजप्शन जो है सोच समझ के करें, पानी को खराब मत करिए। जैसे मान लीजिए जो ये जो बोरिंग वगैरह आजकल चल रहा है, घर घर बोरिंग होने लग गया, मैं तो कहता हूँ इस पे भी बैन लगना चाहिए, सरकार इस पे भी बैन लगाए जल्दी से जल्दी। गाइस मान लीजिए एक मोहल्ला में, मान लीजिए एक मोहल्ला है, आपका कॉलोनी है, उस कॉलोनी में मान लो 500 घर है, तो 500 घर है तो 500 बोरिंग है। अब सोचिए 500 इंसान पूरे जमीन से पानी खींच रहा है, तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, आप सोच लो। तो आने वाले टाइम में गाइस हो सकता है बोरिंग भी जो है ये बैन हो जाए भारत में, आने वाले 10 साल 5 साल में। और सरकार फिर आपको पानी देगा, माने जो आपके शहर में नदी पोखरा तालाब है उससे आपको पानी पाइप के थ्रू देगा। ये होना चाहिए, अदरवाइज तो पानी का स्थिति खराब है। तो ये है। इसके साथ साथ गाइस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। गाइस हमारे पास हिमालय पर्वत है, आप सबको पता है। और हिमालय गाइस एक बहुत बड़ा पर्यावरण को के संरक्षण का सोर्स है, क्योंकि जब आप हिमालयन रीजन में जाएंगे ना, तो गाइस हर तरह का आपको पेड़ पौधा, पशु पक्षी जानवर, हर तरह का चीज वहां मिलेगा हिमालयन इकोसिस्टम में। बट गाइस हिमालयन इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं अभी दूषित हो रहा है। वहां पे भी लोग जा रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, मतलब हर तरह की चीजें उधर हो रही है। तो उसको भी कैसे बचाना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ कुछ रीजन्स हैं जो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधा जंगल हरियाली हर कुछ है। बट वो भी अगर दूषित होने लग जाए, वो भी अगर गंदा हम कर दें, वहां पे भी पेड़ काट दें, वहां पे भी हम प्लास्टिक फेंक दें, कूड़ा कचरा फेंक दें, गंदगी कर दें, तो फिर बचेगा क्या। तो ये चीज है। इसके साथ साथ गाइस एक और कहा गया कि नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना ग्रीन इंडिया एंड क्लीन इंडिया, तो ये भी गाइस 1986 में जो पर्यावरण अधिनियम आया, उसमें गाइस ये सारे मतलब 7-8 मिशंस को शामिल किया गया है। आप देखते हैं भारत में सरकार इन चीजों पे काम करती है, पब्लिक अवेयरनेस करती है। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, आप जिस सिटी में रहते हैं देखिएगा लिखा रहेगा ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली, ग्रीन लखनऊ क्लीन लखनऊ, ग्रीन पटना क्लीन पटना। तो ये क्या, ये जो स्लोगन दिया गया इसका क्या मतलब है कि आप अपने शहर को ग्रीनरी मेंटेन करिए, उसमें ग्रीनरी मेंटेन करिए, ग्रीनरी और साथ के साथ क्लीनलीनेस, ये दो चीज मेंटेन करना मैंडेटरी है। और ये पब्लिक अवेयरनेस से होगा गाइस, सिर्फ नगर निगम कितना कर पाएगा, सरकार कितना करेगा, तो पब्लिक अवेयरनेस जरूरी, इसलिए ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया लिखता है, ताकि लोगों में भी एक आए ना, लोग भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तब तो होगा ना। और इसके बाद था गाइस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी कहा गया 1986 के प्रोटेक्शन एक्ट में कि एग्रीकल्चर को भी गाइस टिकाऊ बनाओ, सतत बनाओ। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है गाइस कि हम लोग ज्यादा के चक्कर में ना बहुत नुकसान कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपका एक लैंड है, उस लैंड पे आपने सोचा कि यार इस बार ना मुझे ज्यादा पैसा बनाना है, कमाना है। आपने क्या किया, हद से ज्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूरिया हर तरह का चीज मिला दिया, ताकि गाइस बहुत ज्यादा उत्पादन हो। तो 1 से 2 बार तो आप कर लीजिएगा उत्पादन, उसके बाद क्या होगा, आपका जमीन जो है, आपका जो सॉयल है, आपका जो लैंड है, उसका माटी क्या होगा, खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। उसके बाद वो गाइस कुछ भी प्रोड्यूस करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो इसलिए गाइस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना जरूरी है, यानी आप अपने जमीन में बहुत यूरिया एक्सेसिव फर्टिलाइजर ये सब मिक्स ना करें, बल्कि इसकी जगह पे जो ट्रेडिशनल मेन्योर है, जो हमारा परंपरागत खाद है, जैसे गाय का गोबर हो गया या और भी कई तरह की, उसको हम यूज करेंगे इस, ताकि सॉइल का जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कही गई। तो ये था गाइस हमारा पर्यावरणीय अधिनियम, है ना, 1986। उसमें गाइस इतनी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट यानी शामिल की गई है, जिसपे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को मिलकर के एक कॉलेक्टिव एफर्ट्स के साथ काम करना है, ताकि हम पर्यावरण को बेहतर कर सकें, पहले की तरह कर सकें, स्टेबल कर सकें, अच्छा कर सकें। इसके बाद गाइस हमारा है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और एफर्ट्स। इसमें सबसे पहला गाइस जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमारे सामने आता है वो है रमासार कॉन्वेंशन। रमासार कॉन्वेंशन जो कि 1971 में आया।
गाइस जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, 3 चीज आप ध्यान रखिएगा जिससे क्वेश्चन आपका आता है। एक तो नाम, दूसरा काम, यानी रमासार कॉन्वेंशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, माने क्या काम है, और तीसरा जो इसका इंट्रोडक्शन का ईयर है। ये 3 चीज आपको याद रखना है सब में। जैसे रमासार कॉन्वेंशन कब आया, तो भैया 1971 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको ध्यान में रखिए। 3 चीज आपको ध्यान में रखना है जितने भी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो रमासार कॉन्वेंशन में गाइज ये कहा गया कि भाई कैसे हम लोग वाइज यूज कर सकते हैं वेटलैंड का। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइज। भारत में एक शहर है कलकत्ता। कलकत्ता में एक सुंदरबन डेल्टा है ना, आप सब लोगों ने बचपन में पढ़ा हो, कई लोग जानते भी होंगे। सुंदरबन एक डेल्टा है जहाँ पे गाइज बहुत बड़ा एरिया है ना, वहां पे ना 365 दिन पानी का जो लेयर है वो बना रहता है। बहुत बड़ा जंगल है वो, ऐसा जंगल है जो एक बार अंदर चला गया वापस नहीं आएगा। इतना जानवर और हर तरह के वहां पे स्पेसीज हैं। तो बहुत वो प्रोटेक्टेड एरियाज भी है, सब लोग जा भी नहीं सकता उसके अंदर, बाहर बाहर से ही आप देख सकते हो। सुंदरबन जो है बहुत बड़ा जंगल है, और ऐसा जंगल है गाइस यहाँ पे 365 डेज, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, बरसात हो चाहे स्प्रिंग, कोई सा भी सीजन हो, वहां पे पानी का लेयर बना रहता है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि हमारे को रमासार कन्वेंशन में ये बोला गया कि आप ये एरिया को चिन्हित करो, उन एरिया को चिन्हित करो जहां पे गाइस 365 दिन पानी का लेयर बना रहता है। ऐसा कुछ एरिया होता है गाइस जहां पे पानी का जो लेयर है ना, यानी पानी का जो स्तर है वो 365 दिन बना रहता है। तो वैसे एरिया को क्या करो, तुरंत गाइस कॉन्जर्व कर दो, तुरंत सरकार उसको अपने अंदर ले ले। क्योंकि ऐसे जगहों को अगर सरकार कॉन्जर्व कर देगी, थोड़ा बहुत वहां पेड़ पौधा लगा देगी, जानवर को रख के वहां पे थोड़ा जू टाइप का माहौल बन जाएगा। इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर बना रहेगा ना, वाटर का जो लेवल है वो तो मेंटेन रहेगा, आपका फ्लोरा एंड फोना का के लिए वो अच्छा हो जाएगा। तो गाइज ऐसे कई सारे रमासार साइट्स को सरकार चिन्हित कर रही है, आए दिनों होता रहता है। कभी बिहार का कोई रीजन चिन्हित हो जाता है, उसको सरकार अपने अकॉर्डिंगली करती है। कभी असम में, तो कई सारे ऐसे रीजन है भारत में। तो भारत में कई सारे रमासार साइट्स आ चुके हैं जहां पे गाइज उसको प्रोटेक्टेड किया जा चुका है, वहां पे अब पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो सरकार फिर अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करेगी, वहां पे फ्लोरा फोना वाइल्ड स्पेसीज के लिए वो रिजर्व हो जाएगा। तो 1971 में गाइज इसको अडॉप्ट किया गया। और गाइज ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी देश में जितना ज्यादा रमासार साइट होगा उतना अच्छा बात है ना, ताकि आपका पर्यावरण तो कम से कम मेंटेन रहेगा। ऐसा मान लीजिए किसी देश में 100 रमासार साइट है, किसी देश में 50, तो उतना तो कम से कम आपका ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ पे 365 दिन आपका जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसका जो मीटिंग हुआ था गाइस वो स्विट्जरलैंड में हुआ था पहली बार, है ना। स्विट्जरलैंड में हुआ था जो इसकी मीटिंग थी। और करीब करीब वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ने इस पे अपना कॉन्सेंट दिया कि हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे। तो भारत में जैसे मान लीजिए कि क्यूल देव करके एक नेशनल पार्क बना राजस्थान में, ऐसे ही लोकटेक लेक मणिपुर में है, चिल्का उड़ीसा में है, ऐसे कई सारे रमासार साइट्स बन चुके हैं। भारत में तो मुझे लगता है कि कई सारे हैं, एक बार इंटरनेट पे देखिएगा कि अभी कितना है, काफी बढ़ा भी है। 27 साइट्स पहले था, अब तो शायद 35 से ज्यादा हो चुका है भारत में, जिसमें राजस्थान में एक नेशनल पार्क बना, मणिपुर में लोकटेक लेक बना, चिल्का उड़ीसा में है। ऐसे करीब आज के टाइम में 35 से ज्यादा रमासार साइट्स हैं भारत में। तो यहाँ पे आप इन जगहों पे आप जाओगे तो पूरा आपको नेचुरल माहौल मिलेगा। साल में 365 डेज यहाँ पे वाटर का लेयर बना रहता है। फ्लोरा फोना, हर तरह के जानवर पशु पक्षी आपको इन एरियाज में मिलेंगे, और ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है गाइस रमासार कॉन्वेंशन 1971 में आया, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है यूएन की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही है। इसके बाद गाइस थर्ड आया स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम समझौता कब आया, 1972 में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है गाइस, इसका ऑब्जेक्टिव है गाइस क्रिएट अ बेसिस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कंसिडरेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। यानी गाइस बेसिकली जो पर्यावरणीय दिक्कत है, जो पर्यावरणीय मान लीजिए जो भी हमारा जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है, चाहे आप लोकल लेवल पे देखो चाहे ग्लोबल लेवल पे देखो, क्षेत्रीय स्तर पे देखो या आप पूरे राष्ट्र के स्तर पे देखो,
तो उसको लेकर के गाइज यहाँ पे मेन चीजें हैं। और साथ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जैसे आप जानते हैं ना कि कई सारे जानवर ऐसे हैं गाइज जो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा ज्यादा उसका रेट है। जैसे हमारे यहाँ पे ना मान लीजिए कि बहुत सारी जानवरों को भी हम लोग बड़ा सहेजते हैं। जानवरों को हमारे यहाँ बड़ा सहेजा जाता है, मतलब हमारे कल्चर में है। जैसे एनिमल्स को लव करना, या एक मान लीजिए कि फीलिया है इंडिया इंडिया के कल्चर में, है ना। जैसे चाइना आप जाइएगा तो चाइना में हर तरह का जानवर खाया जाता है। आप कोई सा भी जानवर का नाम ले लो, चाइना में खाया जाता है। वियतनाम में आपको मिल जाएगा। और भी ऐसे मान लीजिए कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं गाइस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ कोई सा भी जानवर आप ले लो, कोई सा भी, सारे जानवर का वहां पे आपको गाइस मिल जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मीट मार्केट है पूरा। तो गाइस क्या होता है ना, कई बार इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग करते हैं मतलब कई सारा ऐसा लोग होता है जो इलीगल, मान लीजिए जानवर को उधर बेच दिया तो किसी और देश को, मान लीजिए, तो ऐसा इससे क्या हो रहा है गाइस कि हमारी संख्या कम होती जा रही है जानवरों की। क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में आपने क्या किया कि बहुत सारे जानवरों का इलीगल ट्रेड कर दिया, माने दूसरे देश को बेच दिया। अब बिना ये सोचे कि वो हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है। तो इन चीजों पे भी गाइस अब बहुत सख्ती आ गई। पहले तो मान लीजिए हो जाता था, बट अब सरकार ने इसको बहुत सख्त कर दिया, एक्शन लिया जाता है। ये ध्यान दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ हाथी है या ऐसे कई सारे जानवर हैं जो बहुत लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन किसी ने मान लीजिए कि इलीगल तरीके से किसी और देश को बेच दिया या बॉर्डर पार करा के किसी और, तो वो सब चीज पे बैन लगना। या कई सारे ऐसे पक्षी भी हैं, मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे बर्ड्स भी हैं गाइस जो बड़े वैल्यूएबल हैं, उनको भी बचाया जाए, उसका इलीगल ट्रेड पे बैन लगे। ऐसा 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में बात हुई। इन चीजों पे विशेष बल दिया जाए, ऐसे ही बात कही गई। ठीक है। और साथ के साथ गाइस फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना, ये भी स्टॉकहोम में बोला गया कि जो हमारा जंगल है तो जंगल को भी बचाओ, ये बहुत जरूरी है। फिर गाइस नेक्स्ट पांचवा है हमारा साइट्स, CITES 1973 में, फुल फॉर्म है कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। कॉन्वेंशन माने समझौता। किस चीज का समझौता? जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, किस चीज का? इंडेंजर्ड स्पेसीज का। इन मतलब है, डेंजर मतलब खतरे में, यानी ऐसा जानवर जो खतरे में है, कभी भी उसका खात्मा हो सकता है, जो बड़ा गिना चुना अब हमारे देश में बचा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लायन का, टाइगर का, एलिफेंट का, ये सब जानवर ऐसा है जो गिनती का 1000, 1500, 2000 की संख्या में मान लीजिए भारत में अब बचा है। वो भी अगर खत्म कर दीजिएगा आप, वो भी मान लीजिए कि खत्म हो गया, तब तो क्या होगा? फिर तो खत्म ही हो जाएगा ना कहानी उसका। तो ऐसे में गाइस एक ऐसा कॉन्वेंशन आया 1973 में, जिसमें कहा गया ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार चल रहा है ना, खास करके स्पेसीज को बेचने का। अच्छा, कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जिससे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। कई सारा ऐसा जानवर है गाइस जिससे कई तरह का प्रोडक्ट भी तो बनता है ना। कई सारे जानवर, जैसे हमारा मान लो कि विंटर्स में जो स्वेटर बनता है, विंटर्स में हम और आप जो वुलन क्लॉथ पहनते हैं, वुलन का जो स्वेटर आता है ना, वुल का, वो कहाँ से आता है? वो तो मान लीजिए जानवर से ही तो आता है ना, सिर्फ भेड़ से। ऐसे कई सीप सारे के बाल प्रोडक्ट। से थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कई सारे जानवरों से आता है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, तो इसको कैसे रोका जाए, इस पे गाइस विशेष बल दिया जा रहा है। वाइल्ड पॉपुलेशन को से कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। वाइल्ड पॉपुलेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते आज के टाइम पे, क्योंकि वैसे ही हमारे पास गिना चुना है, लिमिटेड है नंबर्स। अब वो भी बेच देंगे, वो भी अगर मर गया तब तो कहानी खत्म है, क्या कर पाइएगा? तो इसलिए गाइस 1973 में साइट्स नाम का एक समझौता आया, एक कॉन्वेंशन हुआ, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जो खतरे में हैं, जिनका कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है, यानी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं एकदम सख्ती के साथ उनका रक्षा करो। और कोई भी इलीगल ट्रेड कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करना। इसको गाइस वॉशिंगटन कॉन्वेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि साइट्स की जो मीटिंग बैठी थी वो वॉशिंगटन में बैठी थी, अमेरिका के वॉशिंगटन में, तो इसलिए इसको वॉशिंगटन कॉन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ गाइस इंडिया में आप देख सकते हो, आप बैन हो गया ना, तो इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते आप जानवरों का और पशु पक्षी का।
1979 में गाइस एक और नया कॉन्वेंशन आया जिसको हम कहते हैं कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। माइग्रेटरी मतलब जो पलायन करता है, स्पेसीज मतलब जो हमारा मान लीजिए कि स्पेसीज है, पशु पक्षी जो उसमें आता है। तो गाइस ऐसा भी देखा जा रहा है कि ऐसे कई सारे स्पेसीज हैं जो माइग्रेट कर जा रहे हैं। अब मान लीजिए गाइस आपके दादाजी थे लाहौर के या मुल्तान के थे, पाकिस्तान के मुल्तान या सिंध के थे, नौकरी के चक्कर में वो मान लीजिए भारत के दिल्ली में आए। अब आपका जनरेशन दिल्ली में रहता है, अब दिल्ली में भी मान लो सारा सुख सुविधा खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा? वहां रह करके वहां पे बोरिया बिस्तर लेकर के फिर आप कहीं और माइग्रेट करिएगा ना, जहां आपको मान लीजिए व्यवस्था मिलेगा, यानी अच्छा माहौल पढ़ने का, नौकरी का, रोजगार का। तो उसी प्रकार से कहीं जानवर भी तो माइग्रेट करता है। मान लीजिए कोई स्पेसीज है जो राजस्थान में बहुत पाया जाता है। अब राजस्थान में मान लीजिए पर्यावरण खराब हो रहा है, उसको रहने के लिए वो जगह नहीं मिल पा रहा, वो माहौल नहीं मिल पा रहा, वो हवा नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा? वो जानवर या तो मर जाएगा या तो वहां से माइग्रेट करके किसी और सिटी चला जाएगा। यही तो होता है ना। तो आजकल गाइस ये भी बहुत देखा जा रहा है कि स्पेसीज ना माइग्रेट कर रहे हैं। मान लो कि कोई पर्टिकुलर एनिमल का स्पेसीज है, कोई भी जानवर मान लो, अब उस जानवर को गाइस जो रहने के लिए तापमान चाहिए, जो खाने पीने के लिए जो सामान चाहिए, वो वहां पे नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे माइग्रेट कर जाएगा किसी और जगह या मर जाएगा, दोनों में से एक ही चीज होगा ना। तो ऐसे माइग्रेटरी स्पेसीज को गाइस अंडरलाइन करना, ऐसा देखना कि भाई कौन सा स्पेसीज है जो ज्यादा माइग्रेट कर रहा है। अच्छा, कई सारे स्पेसीज तो ऐसे हैं जो देश भी माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में पाए जाते हैं, लेकिन भारत का माहौल ऐसा हो गया कि वो लोग माइग्रेट होके ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूरोप की तरफ चले गए। ऐसा भी होता है कई बार, देश भी बदल जाता है। तो ऐसे एनिमल को प्रोटेक्ट करना गाइस, और ऐसा जानवर तभी बचेगा जब आप उसको रहने के लिए माहौल दीजिएगा। अभी आप गाइस देखो कि जो तापमान बढ़ रहा है, तो हम लोग कैसे परेशान है दिन रात। आप लोग दिन रात व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ आता रहता है। सब लोग गर्मी से बेहाल है, मतलब डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो गाइस आप सोचिए कि हम इंसान हैं, अभी प्रकृति का तापमान 50 क्रॉस हुआ है, तब हम और आप मतलब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। तो सोचिए जानवर के साथ भी तो वही बात है ना, बस अंतर ये है कि वो बोल नहीं पा रहा। हम और आप बोल रहे हैं, हम और आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसलिए गाइस माइग्रेटरी स्पेसीज को कंट्रोल करना पड़ेगा जी। 1979 में ऐसी बातें कही गई कि ऐसे जानवरों को, ऐसे पशुओं को, ऐसे पक्षियों को चिन्हित करो और उनको उनको फिर क्यों माइग्रेट कर रहे हैं इस पर रिसर्च करके, और वो व्यवस्था वहां पे दो ताकि वो माइग्रेट ना हो वहां से। ठीक है, क्योंकि माइग्रेट होना अच्छी बात नहीं है ना। आपके यहाँ पे कोई स्पेसीज पाया जाता है, वो माइग्रेट कर गया आपके यहाँ पे, वो नहीं, तो ऐसे में आपका इकोलॉजिकल जो वहां का बैलेंस है वही खराब हो जाएगा। तो ये सब भी गाइस जो है बड़ा एक इशू देखने को मिलता है। ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे भी ये इशू है और नेशनल लेवल पे भी ये इशू है। इसलिए कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज को सामने लाया गया 1979 के मीटिंग में। ठीक है, इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये भी गाइस है, क्योंकि कई सारे ऐसे एनर्जी हैं जो कॉन्वेंशनल हैं, कई सारे ऐसे एनर्जी हैं जो नॉन यानी मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कॉन्वेंशनल में क्या आ गया, जो पुराने समय से पेट्रोल, डीजल, कई तरह की चीजें चली आ रही हैं। और नॉन कॉन्वेंशनल जो मॉडर्न टाइम में हम लोग सोलर, है ना, एयर से, वाटर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, जो अब जाकर के पिछले 10-15 सालों में जो ऊर्जा हमने बनाना शुरू किया, जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, तो उन चीजों का भी ये कैटेगराइजेशन करना कि भाई कॉन्वेंशनल एनर्जी क्या है, नॉन कॉन्वेंशनल यानी पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा का स्रोत है, तो उसको भी ध्यान देना। आज के टाइम में ऐसी एनर्जी हमें बनानी है जो मॉडर्न टेक्निक से बना हो, जो पर्यावरण को नुकसान 0% करे और हमारा ऊर्जा भी बनता चला जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ भाई जैसे कुछ ऐसे जानवर का नाम है, जैसे साइबेरियन एक क्रेन आता है, अभी ठंड के मौसम में वो आता है भारत की तरफ। कहाँ से? साइबेरिया से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एक पक्षी होता है साइबेरिया, है ना, साइबेरिया पक्षी होता है। तो जैसे अभी ठंड का मौसम आएगा ना, दिसंबर एंड जनवरी के महीना में वो लोग उड़ के आता है भारत, क्योंकि यहाँ वहाँ का तापमान यानी गर्म होने लग जाता है, तो भारत की तरफ आता है। बिहार, यूपी के जो अगर आपके पास बड़ा बड़ा खेत होगा या आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आप जानते होंगे। तो बिहार में जैसे बड़ा बड़ा खेत है,
जहाँ पे खेती होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा, तो उस तरफ गाइस खेतों में ही वो लोग ज्यादातर आते हैं, साइबेरियन पक्षी। ठीक है जी, वहां से माइग्रेट करते हैं, कहाँ से, साइबेरिया से, स्विट्जरलैंड की तरफ से आके इधर आते हैं। अब गाइस वो क्या है, बहुत कम संख्या में बचा है। भारत में लोग क्या है ना, कुछ लोग बड़े शौकीन है उसको खाने के, जैसे हमारे यहाँ चिकन खाते हैं ना, मुर्गी खाते हैं ना, वैसे ही कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं उस बर्ड को खाने के। और गाइस जिस खेत में यानी जिस एरिया में वो आता है, वो तो लोगों को पता होता है ना कि साइबेरियन पक्षी हमारे तरफ आएगा, तो कई सारे लोग गाइस पहले से ऑर्डर दे के रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत शौकीन इंसान है, वो आपको पहले से ऑर्डर दे देगा कि भैया आपका खेत में आएगा ना, तो आपको एक पक्षी का हम 20,000 रुपए देंगे। लेकिन वो पक्षी मुझे तो, ऐसा ऐसा इंसान है, मैं जानता हूँ ऐसा 2-4 लोग को। अब साइबेरियन पक्षी आया बेचारा उड़ के अपना जान बचाने के लिए, और हमारे यहाँ ऐसा ऐसा इंसान है जो एक पक्षी का 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देने के लिए तैयार होता है और देता है। और पक्षी खरीद के सब लोग बना के उसको घर परिवार में मतलब मिल बांट के खाते हैं फिर। तो ऐसी स्थिति है। ऐसे ही मान लीजिए मैराइन जो टर्टल्स है वो भी कम होता जा रहा है, जो समुद्र में जो मान लीजिए टर्टल पाया जाता है, या रैप्टर्स हैं। तो ऐसे कई सारे गाइस जानवर है जो CMS यानी कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज 1979 के अंदर आते हैं। तो इन सभी स्पेसीज को बचाना होगा हम लोगों को, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके बाद गाइस एक कॉन्वेंशन आया, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1993 में। 1993 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हमारा बायोलॉजी है पूरा, यानी आसपास का जो आप देख लो, एयर, वाटर है ना, सॉयल, उसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में गाइस सब चीज आ जाता है, फिर सारी चीजें आती है, एयर भी आता है, वाटर भी आता है, सॉयल भी आता है, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब चीज बायोडाइवर्सिटी में आता है। तो उसको कैसे बचाया जाए, और बायोडाइवर्सिटी में जो भी चीजें हैं उसका फेयर यूज हमें करना चाहिए। जैसे वाटर है तो उसका फेयर यूज करो, है ना, मिट्टी है उससे हमें खाना माने उपजता है, तो उसका फेयर यूज, तो ये सब चीज हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे भी 1993 में कॉन्वेंशन आया। देन गाइस एक आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किसके लिए था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। गाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए। आपको पता है ना कि हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ से थोड़ा ऊपर आप जाइएगा तो एक पूरा एक स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी एक स्फेयर है जिसमें ओजोन लेयर भी बनता है। हमारे अर्थ से थोड़े ही ऊपर पे ओजोन लेयर का एक परत है। वो परत क्या करता है ना, हमारी रक्षा करता है, किस चीज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। जैसे सन का जो रोशनी धरती तक आता है, तो सन के सारे रेज थोड़ी ना अच्छे होते हैं, उसका कुछ रेज तो अच्छा है जो धरती पे आता है, तो हमको आपको विटामिन मिलता है, विटामिन C और B जो भी मिलता है। बट गाइस कुछ रेज ऐसे हैं जो बड़े हार्मफुल हैं। तो ओजोन लेयर क्या करता है ना, उन हार्मफुल रेज को ना द्वारपाल की तरह वहीं रोक लेता है, और जो अच्छे रेज हैं उसको परमिशन देता है कि भाई आप जाओ अर्थ तक। बट गाइस पिछले 25-30 वर्षों में हमने जो यू कैन से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की है, यानी मानवीय गतिविधि किया, तो क्या हो गया कि गाइस ओजोन लेयर में छेद होने लग गया, होल होने लग गया। तो तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिसको अर्थ तक नहीं आना चाहिए, वो धरती तक पहुंचने लग गया। धरती तक पहुंचा माने हमारे आपके संपर्क में डायरेक्ट आने लग गया, जिस वजह से आप देखते हो ना इतने तरह की बीमारी आज आ गई। स्किन डिजीज कितना आ गया, स्किन कैंसर, और कई तरह की बीमारियां नई नई आ गई, वो उसी की वजह से होता है कई। तो गाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी ओजोन में होल जो हो रहा है वो होल फिर से फिल हो जाए, ओजोन फिर से ठीक हो जाए, और अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक ना आए। तो इसको लेकर के गाइस एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया 1987 में, ये ध्यान रखिएगा, 1987 में। ठीक है, और आज के टाइम में किया जा रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बचाने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जैसे मान लीजिए हमारे आपके यहाँ पे AC चलता है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे आपके यहाँ पे मान लीजिए AC चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, फ्रिज चलता है, तो गाइस ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक गैस निकलता है। अब आप खुद सोचिए गाइस, अभी बाहर का तापमान 48 डिग्री है, लेकिन आपका AC जो है 16 डिग्री बना दे रहा है उसको। आपके घर पे AC लगा है, वो गाइस बाहर का तापमान है 48 डिग्री, लेकिन आपके कमरे का तापमान हो जाता है 16 डिग्री। कैसे? वो गैस है ना, गैस के वजह। तो गाइस जब आप AC चलाते हो ना, तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि गाइस हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमारे ओजोन लेयर के लिए अच्छा नहीं है, ओजोन का वो दुश्मन है।
यानी ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सांप और नेवला का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है। तो क्लोरोफ्लोरो, अब देखो एसी तो घर घर में है, एसी तो घर घर में है, हर जगह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, तो कितना यू कैन से ओजोन को डैमेज करता है, तब ना ये हो रहा है। तो उसके लिए भी गाइस अभी चिंता की जा रही है कि क्या इसका विकल्प निकाला जाए, है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ आपका 1987 में, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस और भी दो तीन हैं ऐसे जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के आया कि भाई क्लाइमेट चेंज को रोको भैया, जलवायु परिवर्तन ना होने दो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा ये ठीक बात नहीं है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, डेंजरस क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट यानी जलवायु में परिवर्तन देखा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग माने तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसको लेके क्योटो प्रोटोकॉल आया कि क्लाइमेट को बचाओ, क्लाइमेट को बचाओ, 2015 में ये आया, है ना। इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स वगैरह भी दिए गए कि भाई क्लाइमेट को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पर्यावरण को संरक्षित करना होगा ना। तो जितने भी ऐसी चीजें हैं जिससे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, तो उसको उसको मान लीजिए कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री या उसका विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है। तो सोलर वगैरह जो आजकल लग रहा है पर्यावरण को देखते हुए, तो वो सब हो रहा है ताकि क्लाइमेट जो चेंज है उसको रोका जा सके, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो उसको रोका जा सके। तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल में आया 2015 में, है ना। तो करीब करीब मैंने आपको सब बता दिया, दो चार पांच और होगा तो कल बता दूंगा, कल के क्लास में जो बच गया होगा दो चार। ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। और जैसा मैंने कहा कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें तीन चीज बस आपको ध्यान में रखना है, एक तो नाम, दूसरा उसका काम। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का काम क्या है, क्लाइमेट चेंज को बचाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज का काम क्या है कि भाई जितने भी एनिमल्स जो माइग्रेट कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करो, बचाओ, वो माइग्रेट ना करने पाए, ऐसा। तो नाम, काम, और तीसरा जो इंट्रोडक्शन का ईयर है, वर्ष है कि कौन से ईयर में आया। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मान लीजिए 1976 में आया, क्योटो प्रोटोकॉल आपका मान लीजिए कि 2015 में आया, तो ये ईयर, ये तीन चीज ध्यान रखिएगा। चौथा चीज आपको ध्यान में नहीं रखना, ये तीन चीज आप ध्यान में रखिएगा, नाम, काम और वर्ष, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही गाइस। कल सुबह में हमें मिलना है, 10 बजे हम मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह फिर आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उसको हम लोग बात करेंगे उसके बाद इस तरह से, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए।